हाँ भी क्या हाल है भैया, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भारत में एक नई जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से मशहूर हुई है। गुड मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। कॉकरोच जनता पार्टी एक ही हफ्ते के अंदर कोई 25 मिलियन फॉलोअर्स कर लिए हैं हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। और ये बात शुरू हुई चीफ जस्टिस के उस रिमार्क के बाद जहां पे उन्होंने यंगस्टर्स को अनएम्प्लॉयड कॉकरोचेस बोला और मोदी के एक एक शब्द का क्रिटिसिज्म होना चाहिए। बात इतनी ही फैल गई कि बीजेपी जो कि 72% इंडिया पे हुकूमत रखने के बावजूद उनको 5 दिन के अंदर अंदर कॉकरोच जनता पार्टी का ट्विटर बैन करना पड़ा। जी हाँ, ये बैनिंग सिर्फ यहाँ नहीं चलती, अक्रॉस द बॉर्डर भी चलती है। जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। सरकार ने सीजेपी का ट्विटर हैंडल उड़ा दिया है। फ्रेंड्स, आप जो मेरी आलोचना करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा खजाना है, वो मेरे लिए गोल्ड माइन है। देखिए, साउथ एशिया एक जनरेशनल शिफ्ट से गुजर रहा है जहां एक तरफ पुरानी पार्टियों के पीछे लॉयल्टी होती थी, आंखें बंद करके पीछे लग जाते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के बाद अब इंडिया में भी वीक गवर्नेंस, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अकाउंटेबिलिटी, प्रेस फ्रीडम को लेके यूथ रिवॉल्ट कर रही है। और हमने देखा नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में तो रिजल्ट आ गए थे। आने वाला वक्त बताएगा कि कितने सूदमंद साबित हुए और अब इंडिया में भी ये बात कहां तक जाती है, वी विल फाइंड आउट। बट उसके बरक्स हम देखते हैं पाकिस्तान, जहां पे यहां की भी यंग जनरेशन 30 साल से नीचे की है, 60% आबादी, लेकिन यहां पे अक्सर बेशतर डिस्पाइट द फैक्ट कि एंगर बहुत है सिस्टम को लेके, एंगर बहुत है लैक ऑफ गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी को लेके, लेकिन यहां पे बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं बन पाती। इसकी क्या रीजंस हैं, आइए एक एक करके बात करते हैं। इंडिया के अगर कॉकरोच जनता पार्टी की बात करें तो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स के बाद ये पार्टी वजूद में आई। Youngsters like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. और रॉयटर्स ने इसको रिपोर्ट किया कि ये यूनिफाइड और एम्पलीफाइड फ्रस्ट्रेशन है उस ओल्ड आर्केक माइंडसेट के खिलाफ जो कि पॉलिटिकल लॉयल्टी में जुड़ा रहता है। ये यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, इसको अकाउंटेबिलिटी चाहिए, इसको अपॉर्चुनिटी चाहिए। और ये एक प्रूफ है कि आज के डिजिटल एज में मैनिफेस्टो, रैली करना, डोर टू डोर वाली आपकी कैंपेन्स का दौर ख़त्म हुआ। अब डिजिटली आप इतना बड़ा फुटप्रिंट बना सकते हैं कि आप बीजेपी, कांग्रेस की कंबाइंड फॉलोइंग से भी आगे निकल सकते हैं। और ये प्रूफ देता है कि अब जो है कंसेंट नहीं चलेगा, साइलेंस कंसेंट नहीं चलेगा, अब यूथ जो है जागेगी। अगर इस साउथ एशियन रीजन की बात करें तो नेपाल में हमने देखा 2025 में यूथ लेड मूवमेंट ने किस तरह पूरे नेपाल में आग लगाई। वहाँ की यूथ खिलाफ थी कि इतनी डिस्पैरिटी कि एक तरफ एलीट कैप्चर ऐसा कि वहाँ के बच्चों के अगर आप इंस्टाग्राम देखें तो फ्रांस में हॉलीडेज मना रहे हैं, रेंज रोवर चला रहे हैं, लुई विटॉन के बैग ले लेके घूम रहे हैं, वेयर एज एक आम नेपाली जो है गुर्बत की लकीर से नीचे रह रहा है, उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, उसके पास ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ हमने देखा किस तरह आग लगी और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को ना सिर्फ निकाला गया बल्कि इस मूवमेंट के बाद उसी यूथ ने इलेक्शन करवाए। तो यानी कि उन्होंने ये सबूत दिया कि भाई वो अब विटनेस होंगे उस प्रॉपर पॉलिटिकल प्रोसेस के, ना सिर्फ ये कि सड़क पे आग लगाना और टायर जलाना। और हमने देखा कि नेपाल में किस तरह रातों रात मूवमेंट ने शक्ल बदली। इसी तरह 2022 में अगर हम श्रीलंका की बात करें तो वहाँ की यूथ तंग आ गई थी शॉर्टेजेस से, इन्फ्लेशन से, करप्शन से। जहां एक तरफ इतनी परेशानी है, वहां राजापक्षा और उसकी फैमिली के पास मतलब एलीट कैप्चर में तमाम बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज। तो जहां हैव्स और हैव नॉट्स में इतना डिफरेंस हो जाए तो फिर वो ये नहीं देखते कि उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी क्या है या आइडियोलॉजी क्या है। जब सफरिंग यूनिवर्सल हो जाती है तो फिर आग भी यूनिवर्सल लगती है। और किस तरह राजापक्षा की फैमिली को श्रीलंका से निकाल बाहर किया गया, और इस पर मैंने काफ़ी डिटेल्ड वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसी तरह 2024 में बांग्लादेश की अगर बात करें तो वहां की यूथ ने भी डेमोक्रेटिक नैरोइंग स्पेस से तंग आके वहां पे, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी अथॉरिटेटिव बन गई थी कि यूथ की बहुत डिस्पैरिटी हो गई थी, बहुत डिस्कनेक्ट हो गया था। एक तरफ पुरानी पार्टी जिसके पुराने लॉयलिस्ट और एक तरफ आज का यूथ जो कि उनसे रिलेट ही नहीं कर पाता। और उन्होंने ये भी नहीं देखा कि ये वही शेख हसीना वाजिद है जिसकी फैमिली ने बांग्लादेश की आज़ादी में इतना बड़ा किरदार अदा किया। यानी कि अब कल्ट वर्शिप नहीं चलेगी, किए होंगे काम अच्छे,
आज के दौर में हमें पॉलिटिकल स्पेस नहीं मिल रही, हमारी यूथ को जॉब्स नहीं मिल रही, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। तो अगर यूथ खुश नहीं है तो कोई भी खुश नहीं। और फिर हमने देखा कि शेख हसीना वाजिद को किस तरह बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ा और वहाँ की यूथ ने किस तरह इतनी बड़ी अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट जिसका इतना स्पैन था वहाँ को रूल करने में रातों रात वहाँ से भगाया। अब इंडिया की अगर बात करें तो वहां के चीफ जस्टिस ने अनएम्प्लॉयड कॉकरोचेस बोला, तो उसके पीछे 5 रीजन है। और पहला रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में एक एग्जाम होता है, उसको नीट एग्जाम कहते हैं, जो कि MBBS के इक्विवेलेंट होता है। उसका पेपर मोदी सरकार के अंडर दूसरी बार लीक हुआ। और जब पेपर लीक होता है तो फिर आपके बच्चे ने जितनी भी मेहनत करके पेपर दिया हो अच्छे नंबर हासिल करने के लिए, अब सबको एवरेज मार्क्स दिए जाते हैं। जब एवरेज मार्क्स देते हैं तो बच्चों का साल ज़ाया होता है, उनकी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल जाती हैं, हेंस दे रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। और यही वजह बनी कि इसके ऊपर एजुकेशन मिनिस्टर जिनका नाम धर्मेंद्र प्रधान था, उनका रेजिग्नेशन मांगा गया, जिसके रिजल्ट में, जिसके रिस्पॉन्स में चीफ जस्टिस ने अनएम्प्लॉयड कॉकरोचेस का रिमार्क्स दिए। दूसरा रीजन बना इन्फ्लेशन एंड लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। देखिए इन्वेस्टमेंट जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी इंडिया में, वो आहिस्ता आहिस्ता इंडिया से जा रही है, क्योंकि उनको AI और GPU स्पेसेस में इन्वेस्ट करना है। और जब डॉलर मुल्क से डिप्लीट होता है तो आपकी करेंसी की वैल्यू आती है नीचे। इंडिया का जो INR है पिछले साल में एशिया की वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा है, और अब इंडिया में $1 पूरे 100 रुपए का मिलता है। और जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो महंगाई होती है और फिर उससे तमाम इम्पैक्ट आता है। पाकिस्तान में भी हमने देखा कि गुजरे सालों में डॉलर जब 300 से भी ऊपर निकल गया था, हर चीज़ महंगी हो गई थी और मुल्क भर में फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई थी। यूथ ये डिमांड कर रही है कि जब अक्खा दुनिया अमेरिका और चाइना 2016 और 17 में AI और GPU वेयर हाउसेज और इन स्पेसेस में इन्वेस्ट कर रही थी, तो इंडिया में इतने बड़े बड़े टेक जाइंट्स और इंडिया का इतना बड़ा टेक पोर्टफोलियो जो दुनिया भर में फैला हुआ है, वो इससे पीछे कैसे रहा। अब आप देखें, एक छोटी सी गलती जो 2016-17 में की गई हो, उसका इम्पैक्ट आने वाले 10 सालों में कितना बड़ा हो जाता है कि हुकूमत को उनका ट्विटर बैन करना पड़ता है। तो हर गलती की प्राइस होती है और कुछ गलतियों की प्राइस इतनी बड़ी होती है, जिस तरह हम इस मूवमेंट की शक्ल में इंडिया में देख रहे हैं। तीसरा पॉइंट है इंडिपेंडेंट मीडिया। इंडिया में प्रेस फ्रीडम की अगर बात करें तो इट्स गोइंग अंडर सीरियस स्ट्रेन, और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के हिसाब से 180 में से इंडिया की रैंकिंग आती है 151, जो कि काफ़ी बुरी रैंकिंग है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान भी आगे पीछे ही है, लेकिन यहाँ इस वक्त बात हो रही है कॉकरोच जनता पार्टी की मेकिंग की। खैर, तो इंडिपेंडेंट फ्रीडम की अगर हम बात करें, इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म की बात करें, तो एक बहुत बड़ा रीज़न है उस गोदी मीडिया का, जो कि मोदी सेंट्रिक चैनल्स हैं इंडिया में, जो कि मोदी को बड़ा वाइट वॉश करके दिखाते हैं, उनको इंडिया में गोदी मीडिया कहा जाता है। उसकी जो 90% ओनरशिप है वो 2 लोगों के पास है, अंबानी और अडानी। ये वही दोनों बिजनेस एम्पायर्स हैं जो कि इसके बदले इंडियन गवर्नमेंट से काफ़ी बेनिफिट्स रीप आउट करते हैं। अगेन एलीट कैप्चर इसी चीज़ को कहते हैं, जहाँ पे अनफेयर आपको एडवांटेजेस दिए जाते हैं तो आपका कंपेटिटर आपसे compete नहीं कर पाता। और जब एक ही ताकत इतनी बड़ी से बड़ी ताकत बन जाती है तो फिर जाहिर है वो आगे जाके लोगों को क्रश करती है। और इसी तरह जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, दे आर गोइंग थ्रू अंडर सीरियस स्क्रूटनी। उन पे बोगस FIR की जा रही है, उनको हरास किया जा रहा है, उनको तंग किया जा रहा है। तो इसी के खिलाफ इस मूवमेंट ने आवाज़ उठाई कि इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट को तंग करना बंद किया जाए, ताकि प्रॉपर जर्नलिज्म सामने आए, प्रॉपर चीज़ें सामने आए। बेहतरी तभी होगी जब आप किसी बुरी चीज़ को पॉइंट आउट करोगे। अगर सब अच्छा है, सब अच्छा है की रट लगाएंगे और गोदी मीडिया की तरह बोलेंगे कि अच्छे दिन आ चुके हैं, तो फिर आप किसी हद तक ही कूड़े को कारपेट के अंदर डाल सकते हैं। चौथा रीजन है ट्रांसपेरेंसी ऑफ इलेक्शंस का। इंडिया की ऑपोजिशन ने काफ़ी सीरियस कंसर्न्स दिए हैं वोटर रोल को लेके, और राहुल गांधी ने तो इल्ज़ाम भी लगाया है कि वोटर रोल में काफ़ी घपला है एंड इट्स अंडर सीरियस डिस्क्रेपेंसीज उसमें निकाली गई हैं, उसमें काफ़ी देखी गई हैं। कॉकरोच जनता पार्टी का कहना है कि अगर किसी का वोटिंग राइट उससे छीना जाए तो जो इलेक्शन कमिश्नर है उसके ऊपर UAPA का एक्ट यानी कि एंटी टेररिज्म एक्ट लगाया जाए, यानी किसी का वोट का हक छीनना इतना बड़ा क्राइम है कि उसको टेररिज्म पे चार्ज किया जाए। 5वां पॉइंट आता है पोस्ट रिटायरमेंट पावर एंड द जुडिशरी। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज है 65 साल, विच इज फाइन। लेकिन अब हो ये रहा है कि भैया अगर आप रिटायर हो गए हैं एज अ लॉयर या एज अ जज, आपकी राज्यसभा में सीट
पक्की है। तो अगर किसी जज या लॉयर को यह पता हो कि रिटायरमेंट के बाद फलानी पार्टी के बिहाफ पे मैं राज्यसभा में बैठ सकता हूं, तो मैं अपने फेयरनेस कैसे जाहिर करूंगा, मैं अपने डिसीजंस पे कैसे ट्रांसपेरेंट हूंगा, कैसे न्यूट्रल हूंगा, विच रेजेस अ लॉट ऑफ कंसर्न। अगर किसी मुल्क की अदालत ही फेयर नहीं है तो उस मुल्क में कुछ भी फेयर नहीं है। और यही कंसर्न है कॉकरोच जनता पार्टी का कि यूथ का बिलीफ ही उठ गया है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पे उनको पहले से वादा किया हो कि रिटायरमेंट के बाद तेरी यहां पे जॉब पक्की है, तो वो उसके खिलाफ कभी बात ही नहीं करेगा। यहां पे सीरियस कंसर्न्स बिल्कुल आते हैं। अब यह क्वेश्चन आता है कि सार्क कंट्रीज जो कि 7 मुल्कों पे मुश्तमिल है, जिसमें से 4 में हमने डिस्कस किया, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका, के वहां की यूथ ने किस तरह यूनिफाइड कोहेसिव आवाज लगा के कितनी बड़ी मूवमेंट क्रिएट की। तो पाकिस्तान जो कि ऑल्सो इज अ वेरी यंग कंट्री, जिसकी 60% आबादी 30 साल से नीचे है, और यहाँ की यूथ काफ़ी एंगर्ड भी है, चार्ज भी है, ओवर स्टिमुलेटेड भी है और आवाज़ भी उठाती है, लेकिन यहाँ पे इस तरह की मूवमेंट शेप अप क्यों नहीं हो पाती? उसकी बुनियादी वजह यह कि वी आर डिवाइडेड, एथनिकली हम डिवाइडेड है, सेक्टेरियन वाइज हम डिवाइडेड है। हमारी किसी भी किस्म की मूवमेंट मुद्दे से हट के पॉलिटिकल आइडेंटिटी पे चली जाती है। वो रह दे के किसी पॉलिटिकल लीडरशिप या पॉलिटिकल वर्शिप की नज़र हो जाती है, जहाँ पे आपका मुद्दा, आपका पॉइंट झाग की तरह बैठ जाता है। बिल्कुल प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी बताए इंडिया में जिस तरह के हैं, सेम प्रॉब्लम से पाकिस्तान में गुजरे, लेकिन हमारी आवाज़ जो है वो किसी भी तरह फॉर्मली चैनलाइज नहीं हो पाती, किसी भी तरह कोहेसिव नहीं हो पाती, वो इन बाउंड्रीज में डिवाइड होके हो जाती है। और वो कहते हैं ना, डिवाइड एंड रूल, तो फिर किसी की भी आवाज़ में वो जान नहीं रहती। इसकी एक और बुनियादी वजह है पाकिस्तान का फ्यूडल माइंडसेट होना। देखिए, फ्यूडलिज्म सिर्फ लैंड ओनरशिप नहीं होती, ये एक एंटाइटलमेंट है कि पावर जो है वो इनहेरिटेंस होती है, वो अर्न नहीं की जाती। और यही माइंडसेट शहरों में भी सीप इन करता है, जहां पे सिटीजन्स को पहले ओबीडियंस सिखाई जाती है रादर देन क्वेश्चनिंग। हम अपनी गवर्नमेंट जो कि हमारी सर्वेंट है उसको अपना मास्टर तस्वुर करते हैं, और जब आपको शुरू से ही सिटीजनशिप की जगह फ्यूडलिज्म सिखाया जाए, ओबीडियंस सिखाया जाए, तो फिर आप वहाँ कभी भी आवाज़ नहीं उठाएंगे और आप सर झुका के चलेंगे, जिस तरह हम 70-75 सालों से देखते आ रहे हैं। और जो बुनियादी वजह है यूथ का डिवाइड होना, वो चाहे क्लास की बुनियाद पे हो, एथनिसिटी की बुनियाद पे हो, लैंग्वेज, सेक्टेरियनिज्म, बहुत सारे डिवाइड्स मौजूद हैं। अगर एक तरफ किसी और मुद्दे पे बात हो रही है, जॉब्स की बात हो रही है, तो दूसरी तरफ माइग्रेशन की बात हो रही है, तो तीसरी तरफ टेररिज्म की बात हो रही है। किसी भी किस्म के एक मुद्दे पे लोग यूनिफाइड नहीं है, और जब इतना डिवाइड हो तो फिर आपका शेयर्ड ट्रस्ट नहीं होता। यूथ पॉलिटिक्स पाकिस्तान में ना होने के बराबर है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में ये बैन है, तो आपके नए लीडर्स भी फिर वहाँ से नहीं पनपते, फिर वही फ्यूडल सिस्टम का हिस्सा, फलाने का बाप दादा जागीर जो चलती आ रही है हमारे लॉर्ड्स की, उसी के हम ताबेदार हैं। तो हमारे इतने डिवाइड्स की वजह से हम किसी एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पाते, और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है पाकिस्तान में इस तरह की किसी भी किस्म की मूवमेंट जो आज तक नहीं क्रिएट हो पाई। सो इंडिया की कॉकरोच जनता पार्टी के जवाब में पाकिस्तान में भी ऑल पाकिस्तान कॉकरोच अवाम पार्टी इंटरनेट पे देखी गई। अब ये क्या सीजेपी की तरह इफेक्टिव होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। अब सवाल यहाँ ये नहीं है कि क्या पाकिस्तान की जेनजी या पाकिस्तान की यूथ एंग्री और फ्रस्ट्रेटेड है, बिल्कुल है, 100% है, और बहुत सारे इश्यूज को लेकर, लेकिन क्या वो एक सिविक मूवमेंट चला सकते हैं विदाउट बीइंग ट्राइबल, विदाउट बीइंग एथनिकली चार्ज, विदाउट बीइंग पॉलिटिकली डिवाइडेड? यहाँ सारा मसला आता है। और यही वजह है कि साउथ एशिया के दूसरे मुल्कों में हमने देखा, डिस्पाइट सो मेनी डिफरेंसेस, वो एक कलेक्टिव मुद्दे को लेके आए और उन्होंने अपनी हुकूमतों को शेक किया। तो पाकिस्तान के लिए भी ज़रूरी है कि हमें अपने ट्राइबलिज्म से हट के मुद्दों को लेके, पॉइंट्स को लेके, एजेंडास को लेके सिविक मूवमेंट चलेगी, तभी बात आगे बढ़ेगी। वरना इंटरनेट का गुस्सा जो है वो तो जब तक रहता है जब तक कोई चटपटी न्यूज़ नहीं आती, और फिर सब डिवाइड हो जाते हैं। याद रखिएगा, जितने भी इस तरह के इंडिया के चीफ जस्टिस टाइप के अंकल हैं जो यूथ को कॉकरोचेस बोलते हैं, जब एटम बम चलता है ना तो सब खत्म हो जाता है, लेकिन कॉकरोच ही जिंदा रहता है। सो कॉकरोच जिंदाबाद।